सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 से अध्याय 2 जूझ नामक पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके लेखक आनंद यादव जी हैं। सबसे पहले हम इस पाठ के संक्षिप्त परिचय के बारे में समझेंगे। यह मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसका एक अंश यहाँ दिया गया है। अंश का अर्थ हो बेटा, मतलब हमारी बुक में इसका एक भाग दिया गया है। इस उपन्यास का एक भाग हमारी पुस्तक में दिया गया है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदुरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। गंवई का अर्थ होता है बेटा गाँव का जीवन। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण तो है ही, अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी है। यहाँ के लिए गए अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है, जो निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए अहम कदम बन सकती है। बच्चों, पाठ का सारांश इस प्रकार से है। लेखक के अनुसार वह पढ़ने के लिए बहुत लालायित है, परंतु पिता की मार के डर से कह नहीं पाता और दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा, क्योंकि डर लगता था कहीं पढ़ने का नाम लेकर दादा हड्डी पसली एक ना कर दें। वह सोचता है कि खेती का कितना ही कार्य कर लो, हाथ हमेशा खाली ही रहेगा। समय बदल चुका है। लेखक विचार करता है कि पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। दिवाली के पश्चात लेखक के दादा ईख पेरने का काम शुरू करवा देते थे, क्योंकि बाद में गांव के अन्य लोगों का गुड़ ज़्यादा बढ़िया बनने लग जाता था और लेखक के दादा सोचते थे कि बाद में उनके कम बढ़िया 3 नंबर के गुड़ को कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए वह पहले ही गुड़ बनवा लेते थे। वैसे भी दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकालने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए था। घर के सभी लोग धूप सेक रहे थे। लेखक की माँ कंडे थाप रही थी। कंडे शब्द का अर्थ है बेटा गोसे या उपले, जो गोबर से बनाए जाते हैं, और लेखक उसे पानी दे रहा था और दोनों आपस में बीच में कुछ न कुछ बातचीत कर रहे थे। उचित अवसर देख लेखक ने अपनी माँ से पढ़ाई के विषय में बात शुरू करी। माँ के मन में डर बैठा हुआ था। उसने कहा कि मैं क्या करूं? लेखक ने कहा कि खेती का काम पूरा हो चुका है, अब दत्ताजी राव के पास जाकर मेरी पढ़ाई की बात करनी चाहिए। उसने माँ से कहा कि वे उसके पिता को ठीक तरह से समझा देंगी। माँ ने उदासी और निराशा से हाँ भर दी। वह अपने बालक की पढ़ाई की लालसा को समझती थी, परंतु पति के आगे उसका वश न चलता था। रात को दोनों माँ बेटा राव सरकार के घर चले गए। माँ भी चाहती थी कि उसका बेटा 7वीं तक की पढ़ाई कर ले। माँ दीवार के सहारे टिककर बैठ गई और दत्ता राव को सब कुछ बता दिया। उसने यह भी बताया कि उसका पति सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ ही नहीं लगाता। उसने दत्ता राव को यह भी बताया कि वह स्वयं खेती के काम से बचने के लिए लड़के को पाठशाला जाने से रोक दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख।
लेखक ने राव जी के विचार अपने पक्ष में जानकर कहा कि अब जनवरी का महीना है, अब यदि मुझे पाठशाला भेज दिया जाए तो मैं 2 माह में 5वीं की सारी तैयारी कर लूँगा और परीक्षा में पास हो जाऊँगा। इस प्रकार मेरा 1 साल बच जाएगा। मेरा पहले ही 1 साल बर्बाद हो चुका है। दत्ता जी ने लेखक को दिलासा देते हुए कहा कि अपने दादा को मेरे पास भेजकर कुछ देर बाद तुम भी आ जाना। जाते जाते लेखक ने अपनी माँ और उसके आने की बात ना बताने को कहा। वह बोला कि कह देंगे कि माँ सब्जी देने आई थी। दत्ता जी ने कहा, मैं तुमसे उसके सामने ही कुछ सवाल करूँगा, तब बिना हिचकिचाहट तुम जवाब दे देना। लेखक और उसकी माँ घर वापस आ गए। लेखक के पिता के आते ही लेखक की माता ने उनसे कहा कि आपको दत्ता राव जी ने अपने घर बुलाया है। लेखक के दादा देसाई जी के बुलावे को सम्मान समझकर तुरंत चले गए। आधे घंटे के पश्चात लेखक की माँ ने लेखक को यह कहकर भेज दिया कि माँ खाना खाने के लिए बुला रही है। तो लेखक जब दत्ता राव जी के यहाँ गए तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई लड़की, तू यहाँ क्यों आया है? तो उसने बोला कि मैं अपने पिताजी को बुलाने के लिए आया हूँ क्योंकि उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो राव जी ने बोला कि वो तो अभी आया है, तो अभी थोड़ी देर तू यहाँ बैठ जा। तो ऐसी बातें करते हुए दत्ता जी ने पूछा कि कौन सी क्लास में पढ़ता है? तो उसने बोला कि मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, पर मैं अब स्कूल नहीं जाता हूँ। तो राव जी ने पूछा कि क्यों, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो लेखक ने बोला कि मेरे पिताजी ने मना कर दिया है क्योंकि खेत में पानी लगाने का काम मुझे दे दिया है। दत्ता जी ने लेखक के दादा रत्नाप्पा से जब सच्चाई जानने का प्रयास किया तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार कर लिया। दत्ता जी लेखक के दादा की बातें सुनकर नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा, वे रत्नाप्पा से बोले कि तुम क्या करते हो? गुस्से में बोले कि मेरे खेत छोड़ने के बाद तुमने अपने खेतों पर भी काम करना क्यों छोड़ दिया? दिन भर पत्नी और बच्चों को अपनी मौज मस्ती के लिए काम में जोते रखते हो। इनके जीवन को तुम क्यों खराब कर रहे हो? इस प्रकार उन्होंने दादा को खूब खरी खोटी सुनाई। दत्ता ने लेखक जी से कहा कि तू कल से पाठशाला जा, मास्टर को फीस दे दे, मन लगाकर पढ़, साल बचानी है। यदि तो ये पाठशाला ना जाने दे तो मेरे पास चले आना, मैं तुझे पढ़ाऊँगा। इसके तो जैसे ज़्यादा बच्चे हो गए होंगे, इसलिए ये तेरे साथ किसी पालतू जानवर या कुत्ते की तरह बर्ताव कर रहा है। तो लेखक के दादा को जब अपने में शर्मिंदगी होती है तो वो क्या कहता है, मैंने कब इसे पढ़ने के लिए मना किया है? इसको ज़रा गलत आदतें पड़ गई थी, इसलिए मैंने इसका पाठशाला जाना छोड़ दिया। तो लेखक के दादा ने लेखक पर जुआ खेलने, कंडे बेचने, चारा बेचने, सिनेमा देखने, खेलने जाने और घर के काम में ध्यान न देने के अनेक झूठे आरोप लगाए। लेखक ने अपने उत्तर से देसाई सरकार को संतुष्ट कर दिया। दत्ता जी ने पूछा, तू कभी फेल तो नहीं हुआ? मेरे मना करने पर मुझे कल से पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। बाद में दत्ता जी ने रत्नाप्पा को समझाया और उसने भी पाठशाला भेजने की हामी भर ली। लेखक के दादा ने लेखक से यह वचन लिया कि सुबह 11 बजे तक खेत पर काम करना पड़ेगा। दिन निकलते ही खेत पर सबसे पहले तुम्हें पहुंचना पड़ेगा और 11 बजे तक तुम्हें खेतों में पानी लगाना पड़ेगा। खेत पर से तुम सीधे पाठशाला पहुंचोगे और सवेरे आते समय ही तुम क्या करोगे, अपना बैग अपने साथ खेत पर ले आओगे
और सीधे जब तुम पाठशाला से आओगे तो सीधे खेत पर आके 1 घंटा भर ढोर चराओगे। और जिस दिन खेत में ज़्यादा काम होगा तो उस दिन तुम अपने पाठशाला की छुट्टी कर लोगे। तो उसके मन में तो बहुत ही पाठशाला जाने के लिए उत्साह हो रहा था, लेखक के मन में जाने के लिए। तो उसने खुशी खुशी सारी शर्तें क्या कर ली, स्वीकार कर ली। उसके मन में एक उत्साह था कि क्या मैं अब क्या पाठशाला जाऊंगा। और जिस तरह से वो खेत में और काम करता रहता था, चक्की में पिसता रहता था, तो कह रहा था कि सुबह 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से बढ़िया मुझे क्या मास्टर जी की छड़ी से मार खाना मंजूर है। दोपहर की भरी कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। मतलब दोपहर की गर्मी में जब वो खेत में काम करता था तो उसे ऐसे क्या लग रहा था, पाठशाला उसे क्या दे रही थी, एक छाँव का रूप दे रही थी। लेखक पाठशाला जाने लगा। वह 5वीं कक्षा में जाकर बैठ गया। कक्षा में गली के 2 लड़कों के अतिरिक्त सभी अपरिचित थे। सभी लड़के लेखक से कम उम्र के थे, क्योंकि जो उसके साथ के बच्चे थे वह तो पास होकर दूसरी क्लास में चले गए थे, और जिन्हें वह कम अक्ल का समझता था अब लेखक को उन्हीं बच्चों के साथ बैठना पड़ रहा था। लेखक कक्षा में बेंच के एक कोने पर जा बैठा। कक्षा के शरारती लड़के ने लेखक का मजाक उड़ाया और उसका गमछा छीनकर मास्टर जी की मेज पर रख दिया। मास्टर जी कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है ये? मैंने जवाब दिया, मास्टर जी मेरा। तो मास्टर जी ने पूछा, तुम कौन हो? तो मैंने जवाब दिया, मैं जकाते, मैं पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में दोबारा बैठा हूँ। तो मास्टर जी ने कहा कि गमछा ले जाओ यहाँ से। तो जैसे ही मैं गमछा लेने गया तो मास्टर जी ने क्या करा, वह गमछा नीचे फेंक दिया और ऐसे बोला कि तुमने ये गमछा यहाँ क्यों रखा है, ए मूर्ख। मैंने मास्टर जी से कहा, ये मैंने नहीं रखा है, ये एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कि उस लड़के ने ये मेरा गमछा सिर से छीन लिया था और उन्होंने आपकी मेज़ में रख दिया। तो मास्टर जी ने कहा कि इस चौहान के बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, ये कक्षा में बस उठक ही पटक करता रहता है। मास्टर जी ने मेरे बारे में और भी पूछताछ करी और कक्षा में कविता पाठ पढ़ाना शुरू किया। बीच की छुट्टी में उसी लड़के ने लेखक की धोती फिर से खोल दी। तो बीच की छुट्टी का अर्थ होता है बच्चों इंटरवल। तो इंटरवल में उस लड़के ने फिर से क्या करा, 2 बार लेखक की धोती खींच ली। तो लेखक अपनी धोती पकड़कर दीवार की तरफ पीठ करके बैठ गया और जब तक उसकी छुट्टी नहीं हुई वह उसी कोने में बैठा रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो कि कौवे उस पर क्या कर रहे हो, चोंच मार रहे हो। घर जाते समय वह सोच रहा था कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं, लड़के हैं, वे क्या कर रहे हैं, मेरी मजाक बना रहे हैं। कोई उसकी धोती खींचता है, कोई उसका गमछा खींचता है। तो उसे ये क्या लग रहा था, इससे बढ़िया तो मेरा खेत ही अच्छा है कि वहाँ कोई मुझे परेशान नहीं करता, और यहाँ तो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। पाठशाला के बच्चे लेखक को अनेक प्रकार से परेशान करते थे और कर रहे थे। यह सब देखकर लेखक को डर लग रहा था। लेखक का मन क्या हो गया था, उदास हो गया था। उसका स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा था, पाठशाला जाने का मन ही नहीं कर रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो क्या अपने ही खेत में ठीक है। पर लेकिन उसने फिर हार भी नहीं मानी। उसने क्या करा, अपनी माँ को बोला और अपनी माँ से कहकर अपने लिए नई टोपी और चड्डी मंगवा ली और चड्डी पहनकर स्कूल जाने लगा। जब वह स्कूल जाता तो चड्डी पहनकर जाता और जब वो खेत में जाता तो अपनी धोती पहनकर जाता। और धीरे धीरे पाठशाला में उसका क्या हो गया था, लड़कों से भी परिचय बढ़ गया था। मंत्री नाम के कक्षा अध्यापक उनकी क्लास में आए। तो जो मंत्री नाम के कक्षा अध्यापक थे वह बच्चों को मारने के लिए किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करते थे, जैसे डंडी, स्केल
इस तरह के किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करते थे। वह अपने हाथ से ही मुक्का मार के या घूंसा मार देते थे बच्चों को। और क्या कहते हैं, वह बच्चों को क्या पढ़ाते थे, मैथ पढ़ाते थे। लड़कों के मन में उनके नाम की क्या थी, दहशत थी, वो क्या उनसे डरते थे। पर लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को वह क्या शाबाशी भी देते थे, प्यार भी करते थे। जब कुछ सवाल गलत हो जाता था तो वह क्या अपने पास बुलाकर समझाते भी थे। लेखक की कक्षा में बसंत पाटिल नाम का एक मेधावी छात्र था। वह लड़का दिखने में शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। वो जब भी कोई काम करता है, सवाल करता है, उसके सवाल क्या होते थे, सारे सही निकलते थे। वह हमेशा पढ़ने में लगा रहता था और अपने घर से क्या पूरी तैयारी करके आता था। वह हमेशा पहले ही बेंच पर बैठता था। वह लड़का मुझे अपने से छोटा लगता था, परंतु वह क्या था, पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, तो उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया गया था। उसका स्वभाव अच्छा था, कक्षा में आगे ही बैठता था। लेखक भी बसंत पाटिल के समान पढ़ाई में मन लगाने लगा। मन की एकाग्रता बढ़ी तो गणित समझ में आने लगी। बसंत पाटिल के साथ साथ लेखक भी अन्य सहपाठियों की कॉपी जांचने लगा। इन सब बातों का मेरी पढ़ाई की ओर बहुत ही अच्छा प्रभाव होने लगा। कभी कभी बसंत पाटिल के साथ साथ दूसरी तरफ से लड़कों के सवाल जांचने लग जाता और इस कारण धीरे धीरे क्या हुई, बसंत और लेखक की दोस्ती हो गई। वह आधे से ज़्यादा काम एक दूसरे के साथ करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा समय एक साथ बिताते थे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे और मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा और मेरी माता भी मुझे कभी कभी आनंदा नाम से पुकारने लगी थी। मास्टरों के अपनेपन के व्यवहार से और बसंत की सहयोग व दोस्ती के कारण उसका पाठशाला में क्या होने लगा, विश्वास बढ़ने लगा और उसका पढ़ाई में मन लगने लगा। लेखक के स्कूल में मराठी के अध्यापक थे, नाम वा सोन लगेकर। वे मराठी अत्यंत लगन से पढ़ाते थे। उन्हें अंग्रेजी और मराठी की बहुत सी कविताएं याद थी। उन्हें छंद और लय का ज्ञान भी था। वे स्वयं भी कविता करते थे। लेखक उनसे बहुत ही प्रभावित था। जब लेखक खेत पर पानी लगाता होता या ढोर चराता तब एकांत में कविताओं को मास्टर के हाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह के साथ गाता, मास्टर की तरह अभिनय करता। उसी समय उसने अनुभव किया कि मास्टर की तरह अन्य कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं। उसी समय उसने अनुभव किया कि मास्टर जी की तरह अन्य कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं। इन कविताओं का लेखक पर यह प्रभाव पड़ा कि उसे पानी लगाते या ढोर चराते अकेलापन महसूस नहीं होता था। वह जब भी पानी लगाने जाता था तभी भी अपनी कविताओं का अध्ययन करता रहता था और जब वह ढोर चराने भी जाता था तब भी वह क्या लयबद्ध में वह कविताएं गाता रहता था। लेखक अपने आप में भी मस्त रहने लगा। उसे अब एकांत प्रिय लगने लगा क्योंकि वह एकांत में क्या करता था, अपनी कविताएं गाता रहता था। लेखक ऊंची आवाज़ में कविता गाता, अभिनय करता और कभी कभी नाचने लगता। वह जब अकेला होता था तो क्या करता था, कभी क्या बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में कविताएं गाता था और क्या करता था, नाच करने लगता था। लेखक ने कविता गायन की अपनी पद्धति सीख ली थी। मास्टर को लेखक का कविता गायन इतना भाया कि उसने उसे क्या छठी और सातवीं के बालकों के समक्ष गाना गवाया। मास्टर सोन लगेकर स्वयं भी कविता करते थे। उनके घर अनेक कवियों के काव्य संग्रह थे। वे कवियों के संस्मरण भी सुनाया करते थे। इस कारण लेखक की कवियों के बारे में धारणा बनी कि कवि भी एक मानव ही होता है। लेखक ने विचार किया कि
मैं भी कविता की रचना कर सकता हूँ। मास्टर जी ने अपने दरवाजे पर लगी मालती लता पर भी कविता लिखी थी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों को देखा था। इससे लेखक के मन में विचार आया कि मैं भी अपने खेतों, गांव के लोगों पर कविता लिख सकता हूँ। लेखक भी भैंसे चराते चराते जंगली फूलों, फसलों पर तुकबंदी करने लगा। लेखक को कविता लिखने की इतनी धुन लगी कि यदि कागज़ पेंसिल पास न होते तो कंकड़ से पत्थर की शिला पर लिख लेता या लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर लिख देता। कंठस्थ होने पर पहुँच देता। लेखक कागज पर लिखी कविता को जब मास्टर को देखता तो वे उसे शाबाशी देते। लेखक कहता है कि कई बार प्रसन्नता के मारे धैर्य जवाब दे जाता और रात को ही मास्टर के पास कविता दिखाने पहुंच जाता और प्रशंसा पाकर प्रसन्न होता। मास्टर लेखक को कविता की विशेषताएं, छंद, लय, शुद्ध लेखन तथा अलंकारों के विषय में बताते। लेखक को विविध विषयों की पुस्तकें देते। उन्होंने कविता करने के अनेक ढंग सिखाए। इस सब से लेखक की मराठी भाषा में भी सुधार आ गया। मराठी लिखते समय वह बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। लेखक को शब्दों का नशा चढ़ने लगा। ऐसे लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहा है। इस प्रकार इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण तो है ही, साथ में अस्त व्यस्त व निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी कहानी है।